हाँ जी डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में अपन क्या क्या सीखा। एक तो जिसका आरपी कम होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, नंबर 1 सबसे इम्पोर्टेंट जो काफ़ी जगह यूज होएगा। सेकंड थिंग अपन ने ये सीखी, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको पैरामैग्नेटिक बोलेंगे, ठीक है। और जहाँ सारे के सारे पेयर्ड हैं, उसको बोलेंगे डायामैग्नेटिक। जहाँ अनपेयर्ड होंगे वो कलर्ड होगा, और जहाँ सारे के सारे पेयर्ड होंगे वो कलरलेस होगा। इसके अलावा अपन ने मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालना सीखा था भाई, ये फॉर्मूला। और ये बात यहाँ पर ज़रूरी है याद रखने की, एन कैसे फाइंड आउट करोगे। ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। तो अब तक अपन ने ये डिस्कस किया है मेनली। आगे छोटी छोटी बातें हैं जो अपन डिस्कस करनी है, ठीक है। तो वो अपन स्टार्ट कर लेते हैं अब, ठीक है। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा मेनली वो है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, या फिर इस टॉपिक को बोलेंगे टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। कहता है ये जो डी वाले हैं ना, डी वाले मेंबर हैं, देखा होगा आपने FeCN6 3 नेगेटिव। कहता है ये डी वाले क्यों बनाते हैं ऐसे कॉम्प्लेक्स। ऐसे कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो आप इसके ऊपर। तो कहता है ये डी वाले ही क्यों करते हैं ऐसा, एस वाले नहीं करते, ठीक है। एस ब्लॉक में भी तो मेटल है। मेनली कहता है डी वाले ही ऐसा क्यों कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो उनके पीछे 3 रीजन है बच्चों, वो तीनों रीजन मैं लिख देता हूँ। कहता है एक तो इनका स्मॉल साइज़ है। अब इसका मतलब क्या है स्मॉल साइज़ का, कैसे भाई। आप अगर पीरियोडिक टेबल को देखो, सबसे पहले आता है एस ब्लॉक, फिर आता है डी ब्लॉक और फिर आता है पी ब्लॉक। अच्छा पी ब्लॉक तो मिक्सचर है भाई, मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड भी है। ये यहाँ मेटल है सारे की सारी, और यहाँ मेटल है। और आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करोगे, लेफ़्ट टू राइट, तो साइज़ डिक्रीज़ होता है। तो एस के कंपैरिजन में डी वालों का साइज़ क्या है, स्मॉल है। स्मॉल साइज़ के कारण ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्योंकि हाई इंटरेक्शन हो जाती है स्मॉल साइज़ के कारण। सेकंड फैक्टर, और क्या फैक्टर है जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं भाई, हाई न्यूक्लियर चार्ज। अब इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब न्यूक्लियस के अंदर चार्ज। अब देखो सारी हैवी मेटल है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही पॉजिटिव। यानी जैसे आयरन है, आप आयरन डिस्कस कर रहे थे, एटॉमिक नंबर कितना 26, तो प्लस का 26 चार्ज है इस पर, न्यूक्लियर चार्ज है प्लस का 26, ठीक है। ये न्यूक्लियर चार्ज का मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है, और न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो एटॉमिक नंबर होता है वही चार्ज होता है। थर्ड फैक्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट, और बहुत सारे इनके जो रीजन है ना वो इसी फैक्टर पे डिपेंड है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। अब इसका क्या फ़ायदा होगा वैकेंट डी ऑर्बिटल का। आपने देखा होगा कॉम्प्लेक्स है ना, जो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, वैकेंट डी की वजह से इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब इनकी फिक्स नहीं है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब Mn है, आपको ध्यान ही होगा Mn का जो वेरिएबल है +2 से लेकर +7 तक था, तो ये +2 वालों के साथ भी कॉम्प्लेक्स बना लेगा 3, 4, 5, 6, 7। हालांकि स्टेबल कॉम्प्लेक्स जहाँ इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वहीं बनाएगा, लेकिन चेंज तो आ गया ना, ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो ये 3 कारण हैं जिसके कारण ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। छोटा साइज है, चार्ज ज़्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज, और डी ऑर्बिटल, खाली डी पड़ा है इनके पास। तो 3 रीजन की वजह से ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं डी बड़े मेंबर। हाँ भाई, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इनकी वो ये है कि ये एज ए कैटलिस्ट यूज़ होते हैं। जो डी ब्लॉक एलिमेंट है कैटलिस्ट क्या चीज़ है, वो सब्सटेंस हैं जो रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो डी ब्लॉक मेंबर हैं ये एज ए कैटलिस्ट यूज़ होते हैं। फिर वही है कि भाई एज ए कैटलिस्ट क्यों यूज़ होते हैं, रीज़न बताओ।
रीज़न तो ये है बच्चों, एक तो इसके पास वही है पीछे जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसलिए ये एज ए कैटलिस्ट यूज़ होते हैं। मतलब कोई भी केमिकल सब्सटेंस एज ए अगर कैटलिस्ट यूज होना चाहता है तो उसके पास खाली वैकेंट मतलब कि वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए, ठीक है। और कैटलिस्ट बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो भी लिख देता हूँ। कैटलिस्ट बनने के लिए एक तो रिक्वायरमेंट है कि वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए, DO+, FO+, PO। सेकंड, लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, लार्ज सरफेस एरिया, इनके पास। मतलब इसका मीनिंग क्या है, कैटलिस्ट के लिए ये क्यों ज़रूरी है। देखो भाई, कैटलिस्ट क्या है, कोई भी रिएक्टेंट है अगर वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, सपोज करो इसको प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए 1 घंटा लग रहा है, तो कैटलिस्ट क्या करेगा, इसी 1 आवर्स को रिड्यूस करके उसी रिएक्शन को हो सकता है वो 1 मिनट में करवा दे, इतनी फास्ट कर देता है रिएक्शन, ठीक है। एक्चुअल में कैटलिस्ट है क्या, पाथ छोटा कर देता है। कैटलिस्ट को आप ऐसे ही समझ सकते हो, मान लो ये 2 बिल्डिंग है, ठीक है, ये 2 बिल्डिंग है, ओके। ए यहाँ पर रहता है और इसको जाना इधर है, तो क्या करेगा, पहले स्टेयर से नीचे आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर स्टेयर से ऊपर जाएगा ए, ठीक है। और अगर ये एक कैटलिस्ट यूज कर लेता है, तो कैटलिस्ट क्या काम करेगा, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जंप करवा देगा बस, ठीक है। अब आप समझ सकते हो उसने मतलब कैटलिस्ट है जो क्या काम करता है, बस पाथ छोटा कर देता है, ये रिएक्शंस में करता है। तो कैटलिस्ट बनने के लिए खाली ऑर्बिटल होनी चाहिए, है भाई इनके पास, वैकेंट डी पड़ा है खाली। सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। अब इसका क्या रोल है, ऐसा है रिएक्टेंट को ये बुलाता है अपने सरफेस पे, मान लो यहाँ कैटलिस्ट यूज़ कर रखा अपने, तो ये रिएक्टेंट को अपने सरफेस पे बिठाएगा। जैसे एक फेमस रिएक्शन है वो लिख देता हूँ मैं, H2 + N2 NH3 बनता है, और इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं ना आयरन, तो आयरन क्या करता है, सरफेस देता है इन दोनों को, ताकि ये दोनों सरफेस पे आएँ, और जब ये आके बैठेंगे तभी तो आपस में क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, वरना ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये इधर घूम रहा है, ये इधर घूम रहा है। तो कैटलिस्ट क्या काम करेगा, इन दोनों को सरफेस दे देगा मीटिंग के लिए, एक जगह होगी ये मीटिंग के लिए, इन दोनों की मीटिंग होएगी सरफेस पे, जब मीटिंग होगी तभी बॉन्डिंग होएगी। तो इसका मीनिंग ये है कि सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। थर्ड फैक्टर है कि कैटलिस्ट बनने के लिए जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वो ये है, चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट। चेंज जहाँ पर भी यूज़ कर रहे हो, मान लो कोई कहते कि मेरी तो ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, मैं नहीं चेंज करता, तो वो यूजेबल नहीं है, क्योंकि कैटलिस्ट में क्या है कि उसको इंटरमीडिएट बनाना होता है दोनों के बीच। एडजस्टेबल समझते हो, हाँ भाई मैं तो +2 में भी चल जाऊँगा, +3 में भी चल जाऊँगा, तो एडजस्टेबल बोलते हैं इस चीज़ को। और आपको पता है कि जो ये डी वाले हैं इनकी तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो सकती है, देखा ही आपने, जैसे मैग्नीज का है, ठीक है, आयरन का है, कोबाल्ट का है, निकल का है, ऑक्सीडेशन स्टेट है इनकी, क्रोमियम का है, ओके। स्कैंडियम का नहीं है, स्कैंडियम का देखा मैंने एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, जिंक की भी एक ही है +2, लेकिन बाकी कैंडिडेट तो हैं, तो उन्हीं को आप एज ए क्या यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट बनने के लिए 3 रिक्वायरमेंट थी टोटल, ठीक है। एक तो खाली ऑर्बिटल होनी चाहिए, वो है इनके पास, सरफेस एरिया भी है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी फिक्स नहीं है, चेंजेबल है। तो ये 3 रिक्वायरमेंट की वजह से ये एज ए मतलब तीनों रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं। इस वजह से जो डी वाले कैंडिडेट हैं वो क्या कर रहे हैं, एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहे हैं। अगली जो प्रॉपर्टी आप पढ़ने जा रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब ये क्या चीज़ है, जैसे ये आयरन है, ठीक है, ये आयरन के एटम है सारे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड की बात बता रहा हूँ, आयरन। अभी अब मैं ये चाहता हूँ कि आयरन का और अच्छे से यूज हो सके, ये जल्दी से ख़राब ना हो, तो इसके लिए इसके अंदर है ना जो खाली जगह पड़ी है इनमें कार्बन भर दिया जाता है,
फिट कर दिया जाता है कार्बन, सॉरी साइट के ऊपर जो खाली वैकेंट साइट है इनके ऊपर कार्बन फिलअप कर दिया जाता है। अब आयरन प्लस कार्बन, इसका फ़ायदा क्या है? तो इस खाली जगह पे है ना, खाली जगह पे कार्बन फिलअप कर देते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? आयरन प्लस कार्बन हो गया, ये स्टील बन जाता है। तो आपने भी देखा होगा डेली लाइफ में आयरन की बजाय स्टील के आर्टिकल ज़्यादा लाइफ होती है स्टील के आर्टिकल की। तो आयरन के अंदर कार्बन इसलिए फिलअप किया जाता है ताकि उसका लाइफ टाइम बढ़ जाए, उसका अच्छे से यूज़ हो जाए, उसकी वैल्यू इम्प्रूव हो जाए। ओके, तो जो ये अब नया कंपाउंड बन गया आयरन प्लस कार्बन, इसी को इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। ओके, तो ये क्यों बनाए गए, किस लिए बनाए गए, क्या क्या फ़ायदा हो गया? जैसे ये तो एक एग्जांपल है, बहुत सारे हैं और भी। तो इससे क्या क्या फ़ायदा हो गया? एक तो जो आयरन है इसका जो स्टील का मेल्टिंग पॉइंट है ना, वो इससे भी ज़्यादा होगा, आयरन से ईजिली मेल्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यूज़ बढ़ जाएगा, आसानी से मेल्ट नहीं होएगा। तो ठीक है, इससे क्या हो जाता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका क्या हो जाता है? हाई मेल्टिंग, ईजिली अब मेल्ट नहीं कर सकते, यानी पहले से भी सॉलिड मजबूत हो गया ये, पहली बात। रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये है कि भाई आप ये सोचो कि मेटेलिक कंडक्टिविटी लॉस कर देगा मेटल, ना, कंडक्टिविटी वैसे ही रहेगी। हार्ड हो गए बहुत ज़्यादा, वेरी हार्ड, आयरन की बजाय स्टील ज़्यादा हार्ड होता है, इसलिए ज़्यादा यूजेबल है स्टील। केमिकली इनर्ट, आयरन जल्दी ख़राब होगा एज़ कम्पेयर टू स्टील। इनर्ट का मतलब जो रिएक्ट नहीं करेगा, ज़्यादा चलेगा, ज़्यादा लाइफ होएगी। तो इन फैक्टर के कारण इन कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। ये भी डी वाले बनाते हैं, क्या करते हैं? इनकी खाली जगह पे है ना रख देते हैं। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, सारे बच्चे ध्यान से सुनो, जहाँ पर एटम रखे हैं उस जगह का नाम है लेटिस साइट। क्योंकि आप सीधा तो बोल नहीं सकते कि भाई जहाँ पर एटम रखे हैं, आज से आप जहाँ पर एटम रखे जाते हैं ना किसी सब्सटेंस की, उस जगह को बोलते हैं लेटिस साइट। और इनके बीच में जो खाली जगह होती है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। ये बात आपने याद रखनी है। दो साइट होती हैं, जो खाली साइट है उसको इंटरस्टिशियल, जहाँ पर एटम रखे जाते हैं उसको लेटिस साइट। ये बात आपने ध्यान रखनी है अच्छे से। अब देखना एक ऐसा फैक्टर और करवा रहा हूँ सेम ही, पर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि दोनों में क्या है। नेक्स्ट देखो एलॉय फॉर्मेशन। देखो बच्चों, ये मान लो गोल्ड के एटम है, गोल्ड है भाई, ये लो गोल्ड का सिंबल होता है AU, हर जगह AU है, AU। ठीक है, फिर क्या किया, जो आप गोल्ड यूज़ करते हो वहाँ कई जगह कॉपर, लगभग गोल्ड है लेकिन कुछ जगह पे कॉपर है। जबकि जो लास्ट आपने पढ़ा है इंटरस्टिशियल कंपाउंड, उसमें क्या था, एटम की जगह कोई दूसरा एटम नहीं रखा था, खाली जगह पे कार्बन रख दिया था। तो ये तो होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड, खाली जगह पे अगर छोटे एटम रखे जाएं तो। जबकि अब देखो गोल्ड को तो यहाँ से रिप्लेस कर दिया ना, गोल्ड को रिप्लेस करके कॉपर आ गया, तो इनको बोलते हैं एलॉय। यानी एलॉय में क्या, एक तो मेटल ही मेटल को रिप्लेस करके आया है, यहाँ किसी को रिप्लेस नहीं किया गया, बस जो खाली जगह थी उसको फिलअप किया गया था। अगर खाली जगह को फिलअप किया जाए छोटे साइज वाले नॉन मेटल के साथ तो वो होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। जबकि एलॉय क्या है, मेटल ही मेटल को रिप्लेस कर रहा है, कॉपर आ गया गोल्ड की जगह। ऐसा क्यों किया? फंक्शन सेम है, हार्ड बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि जो प्योर गोल्ड है वो इतना हार्ड नहीं होता, तो उसको हार्ड बनाने के लिए क्या है, थोड़ा कॉपर गोल्ड को रिप्लेस करके कॉपर उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो कहता एलॉय यही क्यों बनाते हैं डी वाले, इसके लिए ड्यू टू देयर सिमिलर साइज। अब बच्चे बात सुनना, मैंने एक बात बोली थी आपको कि लेफ़्ट टू राइट साइज़ तो कम होता ही है, स्कैंडियम, मैग्नीज और जिंक। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सेम साइज, सिमिलर साइज। मैंने सेम नहीं बोला, सिमिलर का मतलब लगभग सेम, डिक्रीज हो रहा है कि जैसे मैग्नीज है, ठीक है, क्रोमियम है, वो छोटा है स्कैंडियम से, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट साइज़ कम होता है, साइज़ कम होता है। लेकिन
अपन ने जब साइज़ का फैक्टर पढ़ा था ना, आप साइज़ वाला आज दोबारा देखियो, रेडियई वाला, अगर आप उसको दोबारा देखोगे, मैंने ये बोला था कि थोड़ा सा डिक्रीज़ होता है फिर लगभग सिमिलर है, तो लगभग सिमिलर साइज़ के कारण ये एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं। अब मान लो कुछ ऐसा होता कि ये तो साइज़ होता गोल्ड के एटम का, सपोज करो ठीक है, और ये साइज होता कॉपर के एटम का, क्या कॉपर गोल्ड को रिप्लेस कर पाता? सिमिलर साइज के कारण ही रिप्लेसमेंट हुआ है, ये एडजस्ट ही ना करता यहाँ पर। ओके, तो सिमिलर साइज, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए करवा रहा हूँ ये, कि एलॉय क्यों बनाते हैं, इनके सिमिलर साइज हैं इसलिए एक मेटल दूसरी मेटल को रिप्लेस कर देती है। फ़ायदा क्या होता है, उससे हार्ड बनता है भाई, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ बढ़ती हैं। ओके, तो इन दोनों में भी डिफरेंस रखना, बच्चे मिक्स कर देते हैं। एलॉय क्या है, एलॉय में तो मेटल ही मेटल को रिप्लेस करता है, जबकि इंटरस्टिशियल में कोई किसी को रिप्लेस नहीं कर रहा, सिर्फ खाली जगह पे नॉन मेटल रख दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ कार्बन भी रखे जाते हैं, बोरोन भी, हाइड्रोजन भी, नाइट्रोजन भी, ये यूज कर सकते हैं। ओके।